अच्छा जी, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिसाइडेबिलिटी। लास्ट क्लास में जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगी। पहले हम ये वाला आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसाइडेबिलिटी में क्या होता है? सबसे पहले डिसाइडेबिलिटी में हमारे पास आता है एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन सी होती है। तो उसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन कि अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी इफेक्टिवली सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम that provides the solution in finite number of steps. फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बात क्या करें, वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है वो इफेक्टिवली डिफाइनेबल होगी, यानी हम उसको कह सकते हैं, या इफेक्टिवली सॉल्वेबल होगी अगर तो उसके लिए एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मींस द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप्स सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स एल्गोरिथम कहलाते हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम है हमारे पास और वो प्रॉब्लम हम कहते हैं कि इफेक्टिवली सॉल्वेबल है अगर तो उसमें एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है और उस एल्गोरिथम में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। अब फाइनाइट का मतलब है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, यानी 5 स्टेप्स होंगे, 10 स्टेप्स होंगे, 15, 20 एंड अप टू सो ऑन। यानी इनफाइनाइट इसमें नहीं हो सकता। तो तब हम कहेंगे कि ये एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जांपल क्या दी हुई है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास ये इस फॉर्म में होती है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन भी होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सो वी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी वो 5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, 6 में सॉल्व हो जाएगा, 10 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। Because the quadratic formula provides an algorithm that determines the solution in a finite number of arithmetic operations. अगर मैं इस quadratic equation को solve करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है? अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास ये होता है: x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये वाली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें है एक डिसीजन प्रोसीजर। तो डिसीजन प्रोसीजर देख लेते हैं क्या होता है कि इफ एन इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैज अ आंसर इन यस और नो, देन दिस इज कॉल्ड अ डिसीजन प्रोसीजर। अब डिसीजन प्रोसीजर क्या होगा? जो अभी हमने डिस्कस किया इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका अगर आंसर हमारे पास या यस में आता है या नो में आता है तो फिर वो सोल्यूशन जो है डिसीजन प्रोसीजर कहलाएगा। इफेक्टिवली सॉल्वेबल हम देख चुके हैं, ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह हमारे पास एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है? कि अ प्रॉब्लम दैट हैज डिसीजन प्रोसीजर। ऐसा प्रॉब्लम जिसका कोई डिसीजन प्रोसीजर होता है। डिसीजन प्रोसीजर यानी जिसका आंसर यस में या नो में आएगा, तो वो हमारे पास एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने यहाँ पे हमें दो डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जैसे एक हमसे पूछा जा रहा है कि द टू रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज। अब इसका आंसर या यस में होगा या नो में होगा। या तो ऐसा है कि दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और वो दोनों एक ही लैंग्वेज को डिफाइन कर रही हैं, तो या यस होगा या नो, तो ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। इसी तरह टू एफएस आर इक्विवेलेंट, दो एफएस हैं, फाइनाइट ऑटोमेटर्स हैं, और वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास या यस में आएगा या नो में आएगा। तो ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है। तो डिसाइडेबिलिटी में हमारे पास ये दो तीन चीजें हैं।
अभी जो हमने डिसाइडेबिलिटी स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमारे पास एक इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम आ जाती है। इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम वो होती है जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। फिर एक डिसीजन प्रोसीजर है जिसका आंसर येस और नो में आता है। और डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो होती है जिसका एक डिसीजन प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, यानी उसका आंसर हमने फाइंड करना है कि या येस में है या नो में। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने कैसे चेक करना है, जैसे अब इन्होंने यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है कि डिटर्मिनिंग वेदर द टू लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमें दो लैंग्वेजेस गिवन हैं, क्या वो दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। अब लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट कब होती हैं? इक्विवेलेंट तब होती हैं जब उसके एक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स या एक लैंग्वेज के वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज में मौजूद हों और दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स पहली लैंग्वेज में मौजूद हों या वो एक्सेप्ट कर सके, तो फिर वो इक्विवेलेंट कहलाती है। तो हमने इसको चेक करना है। तो ये एक डिसाइडेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें हम देखते हैं कि इफ लैंग्वेज वन L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस, तो फर्स्ट करते हैं, हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं L1 एंड L2 एंड दे कैन बी एक्सप्रेस बाय एफएस, और हमने उसका एक एफए बना लिया एज शोन अर्लियर। अब पीछे यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था कि हमारे पास L1 का कॉम्प्लीमेंट, L2 का कॉम्प्लीमेंट, L1 यूनियन L2 एंड L1 इंटरसेक्शन L2, ये सारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब हम सेट्स की बात करते हैं या लैंग्वेज भी एक सेट ही होता है, तो जब भी हम किसी सेट में कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यूज जो उस लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है। तो हमने ये पीछे देख लिया था कि L1 का कॉम्प्लीमेंट है या L2 का कॉम्प्लीमेंट है, या अगर दो लैंग्वेजेस का यूनियन ले लें तो वो भी रेगुलर आता है, या अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो रेगुलर आता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस तरह की एक लैंग्वेज लेते हैं L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2, इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है दैट एक्सेप्ट्स द वर्ड्स, जो उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करती है विच आर इन L1, जो L1 में है बट नॉट इन L2, लेकिन L2 में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पहली ब्रैकेट को देखूं, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है मैं L1 वाली वैल्यूज को ले रही हूँ और उन वैल्यूज को ले रही हूँ, L1 को लूंगी और उनको लूंगी जो L2 कॉम्प्लीमेंट है। L2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो L2 में नहीं है। इसी तरह जो सेकंड वाला है ब्रैकेट L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2, इसका मतलब है वो वर्ड्स या वो स्ट्रिंग्स जो L2 में है लेकिन L1 में नहीं है। L1 में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। और फिर इन दोनों का मैंने यूनियन ले लेना है। तो यूनियन का मतलब है कि या फर्स्ट ब्रैकेट से वैल्यू आएगी या सेकंड ब्रैकेट से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज, ये ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है विच एक्सेप्ट्स द वर्ड्स, जो उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करती है विच आर इन L1 बट नॉट इन L2। तो ये जो बात इन्होंने लिखी हुई है ना कि जो L1 में है L2 में नहीं है, यानी कि ये इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। और ये जो बीच में और लिखा हुआ है ना, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर और एल्स इन L2 बट नॉट इन L1, जो कि L2 में है और L1 में नहीं है। तो ये जो जुमला लिखा हुआ है ये सेकंड ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में L1 कॉम्प्लीमेंट है। अब द कॉरेस्पॉन्डिंग एफए कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वर्ड विच इज इन बोथ L1 एंड L2। अब हम देख सकते हैं कि ये जो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बताई गई है या डिस्कस की गई है, ये ऐसी लैंग्वेज है या ये ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है जो उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करिए जो या तो L1 में होंगे या तो L2 में होंगे, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो दोनों में है, L1 L2 दोनों में अगर हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट एक्सेप्ट दोज वर्ड्स, ये उन वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो L1 L2 दोनों में होंगे। यानी कि दैट इज इफ L1 एंड L2 आर इक्विवेलेंट, तो अगर हम कहते हैं कि L1 L2 इक्विवेलेंट है, देन दिस FA एक्सेप्ट्स नॉट इवन नल स्ट्रिंग, तो फिर ये जो FA है ये नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है या किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कोई FA जो है वो किसी वर्ड को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो इसके हमें कुछ तरीके या मेथड्स बताए गए हैं और इसका ताल्लुक डिसाइडेबिलिटी से ही है, डिसाइड करना है कि कोई वर्ड जो है वो FA एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे अब इसमें मेथड नंबर 1, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को या इसी रेगुलर लैंग्वेज को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि फॉर FA कॉरेस्पॉन्डिंग टू, अब ये हमें वही रेगुलर लैंग्वेज दी गई है कि जिसमें वो वर्ड्स आते हैं जो या L1 में होंगे L2 में नहीं होंगे, और या L2 में होंगे और L1 में नहीं होंगे। So the regular expression can be determined that defines the language accepted by this FA. So from that regular expression one can determine, अच्छा तो अब हम इसकी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। तो उसका कुछ तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है कि रिमूव ऑल द स्टैरिक्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज की, इस ऊपर वाली लैंग्वेज की, उसमें से हम एक तो स्टैरिक्स हटा दें
एंड सेपरेट द राइट पार्ट ऑफ द प्लस एंड द प्लस इटसेल्फ। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन में जो प्लस आता है उस प्लस का हिस्सा और प्लस के अलावा जो राइट पार्ट होता है उसका, उसको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये हम डिसाइडेबिलिटी को देख रहे हैं। हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ये एफए से एक्सेप्ट होती है कि नहीं। तो इसका अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्हीं दोनों स्टेप्स को हमने फॉलो करना है फॉर द गिवन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हमें क्या गिवन एग्जाम्पल ये है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए प्लस नल। ठीक है, ये जो इस तरह बना हुआ है नल है। ए स्टार एक्स बी प्लस बी इंटू ए स्टार एक्स, फिर ए स्टार एक्स प्लस नल, और फिर है होल स्टार एक्स। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो जो हमें स्टेप्स ऊपर बताए गए हैं उन दोनों स्टेप्स को अप्लाई करना है। नंबर वन स्टेप इज रिमूव ऑल द स्टैरिक्स। जितने भी स्टैरिक्स हैं वो सबसे पहले आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हटा दें। अब ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टैरिक्स हटा दें। तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये स्टैरिक्स मैंने हटा देना है, ये वाला हटा देना है, ये वाला हटा देना है, और ये वाला हटा देना है। अब जब मैंने ये स्टैरिक्स हटा दिए, अच्छा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये इस लैंग्वेज के, ये जो अभी हमने डिस्कस की कि ये ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है जो या तो L1 के वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी या उन वर्ड्स को जो L2 में है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी जो दोनों में है। अच्छा, तो पहला स्टेप मैंने अप्लाई कर लिया, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिमूव ऑल द स्टैरिक्स। अब मैंने स्टैरिक्स को हटा दिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचती है वो इस फॉर्म में है, ए प्लस नल, ए बी प्लस बी ए, और फिर ए प्लस नल। अब मैंने सेकेंड पार्ट अप्लाई करना है। इट सेज दैट सेपरेट द राइट पार्ट ऑफ प्लस एंड द प्लस इटसेल्फ। प्लस का जो राइट वाला हिस्सा है, दाईं तरफ वाला हिस्सा है, उसको रिमूव कर दे और प्लस को भी रिमूव कर दे। तो अगर मैं ये प्लस और नल इसको रिमूव कर दूं, यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ठीक है, फिर अगली ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी ए, तो इसमें से भी प्लस और बी ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और तीसरी ब्रैकेट में है ए प्लस नल, तो ये प्लस और नल ये भी रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स बचती हैं, तो ये देख लें आप। हमारे पास एक ए बचता है, एक ए बी बचता है, और ए बचता है। सो आफ्टर सेपरेटिंग द राइट पार्ट फ्रॉम द प्लस एंड द प्लस इटसेल्फ, द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई आखिर में, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, यानी हमने स्टैरिक्स भी हटा दिए, प्लस भी हटा दिए, नल भी हटा दिए, हमारे पास आ गया ए ए बी ए। तो इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज हमने ऊपर डिफाइन की है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कम अज कम अगर और किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे तो ए और बी ए को जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमने बाकी सारी कंडीशन जिसमें से हटा दिए हैं। स्टैरिक्स भी हटा दिया, प्लस भी हटा दिया। स्टैरिक्स क्या करता है, स्टैरिक्स जो है वो रिपीटिशन को शो करता है, जब वैल्यू रिपीट हो रही होती है, यानी ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू सो ऑन। और प्लस क्या करता है, प्लस हमें दो पाथ्स देता है कि या हमने ए की तरफ जाना है या बी की तरफ। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं। तो जब हम प्लस भी हटा देते हैं, स्टैरिक्स को भी हटा देते हैं, आखिर में जो स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग बचती है डबल ए बी ए, तो ये वो लैंग्वेज, ये वो स्ट्रिंग है जो ये ऊपर वाली लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। So as this language contains at least double A B A as its word, so this language is not empty। तो इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है ये empty लैंग्वेज नहीं होगी, यानी इसका आंसर empty नहीं आएगा। तो जब empty नहीं आएगा तो इसका FA एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये तरीका बताया गया था डिसाइडेबिलिटी का, कि वी आर डिसाइडिंग कि कोई वर्ड जो है वो एक लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं है। तो पहला तरीका तो ये था कि स्टैरिक्स हटा दें रेगुलर एक्सप्रेशन में से, और प्लस का जो राइट पार्ट था वो हटा दें। तो जो सिंपल आपके पास बचता है अगर कोई वर्ड, और तो इसका मतलब है कि वो वर्ड उस लैंग्वेज में शामिल है। और अगर लेट से मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ भी ना बचता, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक नल स्ट्रिंग को भी, यानी इस लैंग्वेज में कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और ये किसी लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज किसी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो आखिर में जो ये लाइन लिखी है ना कि दिस लैंग्वेज कंटेन्स एटलीस्ट ए बी ए, तो इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा, फिर रिमार्क्स में हमें क्या बताया हुआ है, जैसे कि समटाइम्स बाजू का ऐसा भी होता है कि while डिटरमिनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एफए, गिवन एफए, इट इज इम्पॉसिबल टू राइट इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, बाज हमारे पास एफए ऐसे भी होते हैं जिसके हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये हमें एक एफए दिया हुआ है, इसमें ये इसकी इनिशियल स्टेट है, 1 माइनस से शुरू हो रहा है, और इसकी फाइनल स्टेट यहाँ पे है ही नहीं। तो इसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, सो वी कैन नॉट मेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट नहीं दी हुई, ये एक कंटिन्यूअस लूप में चलता जा रहा है। दूसरा एफ हमें दिया हुआ है जिसमें है इनिशियल स्टेट 1 और फाइनल स्टेट नहीं है कहीं पर भी, और 1 से जो है वो लूप चल रही है 1 की तरफ ही, तो इसकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग नहीं बना सकते। और तीसरा एफ हमें दिया हुआ है 1 माइनस, यहाँ से स्टार्ट हो रहे 2 की तरफ जा रहे,
अच्छा, अब टू से कोई आउट गोइंग एरो नहीं है, टू से बाहर की तरफ कोई भी एरो नहीं जा रहा। ये इन फाइनल स्टेट यहाँ पे दी हुई है, लेकिन थ्री की तरफ कोई एरो नहीं आ रहा, तो इसकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम नहीं बना सकते। तो बाज औकात कहते हैं हमारे पास ऐसे एफए भी दिए होते हैं जिसके लिए इम्पॉसिबल होता है कि हम उसके रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सके। तो फिर उस सूरत में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे एफए हैं कि जिसके रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सके, तो वो हम लिखेंगे और उसको इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और मेथड भी, मेथड नंबर टू भी गिवन है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई एफए किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एग्जामिन वेदर अ सर्टेन एफए एक्सेप्ट्स एनी वर्ड। अब ये हमने देखना है कि एक एफए जो है किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो इट इज रिक्वायर्ड टू सीक द पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। तो उसका तरीका ये है मेथड नंबर टू में कि हमने वो रास्ता तलाश करना है जो इनिशियल से फाइनल तक हमें ले जाए। But in large FA with thousands of states and millions of directed edges, without an effective procedure, it is impossible to find a path from initial to final state. अब यहाँ पे आपके सामने जितनी भी एफएस डिस्कस किए गए हैं तो वो छोटे से होते थे, यानी उसमें मैक्सिमम चार स्टेट्स हैं, पांच हैं, सेवन तक हमने देखी है, इससे ज्यादा स्टेट्स नहीं देखी। लेकिन अगर हमारे पास एक काफी बड़ा सा एफए है और उस एफए में थाउजेंड्स ऑफ स्टेट्स हैं और उसमें मिलियंस ऑफ एजेस हैं, यानी नोड्स हैं उसमें, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे इनिशियल से फाइनल स्टेट तक कैसे जाएंगे। तो उसके हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं और उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो वर्ड्स हैं वो हमारा एफए एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले मार्क द इनिशियल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट है उसको आप हाईलाइट कर दें या मार्क कर दें। एंड फॉर एवरी मार्क स्टेट फॉलो ईच एज दैट लीड्स आउट ऑफ इट। उसके बाद आप उन लाइंस को फॉलो करें जो बाहर जा रही हैं, उस स्टेट से बाहर की तरफ जो जाएंगी उनको भी मार्क करना है। एंड मार्क द कंकैटिनेटिंग स्टेट्स एंड डिलीट दीज एजेस। अब आपने जो जो मार्क कर ली है उनको आप डिलीट करते जाएं एंड इन्हीं स्टेप्स को आपने रिपीट करना है। रिपीट स्टेप टू अंटिल नो न्यू स्टेट इज मार्क। तब तक आप रिपीट करते रहें जब तक कोई नई स्टेट नहीं आ जाती। सो इफ एनी ऑफ द फाइनल स्टेट्स आर मार्क्ड, तो अगर आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं या फाइनल स्टेट मार्क हो जाती है, देन द एफ एक्सेप्ट सम वर्ड्स। तो फिर वो एफ ऐसा एफ होगा जो कुछ वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा। अगर तो हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचे तो फिर कोई वो जो एफ है वो किसी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये जो हमने सारा मेथड नंबर टू डिस्कस किया है इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि हमने करना कैसे। नाउ एग्जाम्पल सेज दैट सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द एफए। अब हमने चेक करना है इस एफए को, वेदर इट एक्सेप्ट्स एनी स्ट्रिंग और नॉट, कि ये किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अप्लाई करना है हमने मेथड नंबर टू। अच्छा, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूंगी, ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले हमारा स्टेप था इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। सो इनिशियल स्टेट हमारी ये है -1, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया। और इससे जो स्टेट्स बाहर जा रही है उनको भी मार्क कर दे। तो एक इससे बी बाहर जा रही है टू की तरफ और इस एक इससे ए जा रहे हैं थ्री की तरफ। ठीक हो गया, ये मैंने मार्क कर दी। अब मैं आती हूँ टू की तरफ। अब टू को मैंने मार्क करना है, ठीक है, और टू से जितनी भी आउट गोइंग है उसको मार्क करना है। तो टू से एक ही आउट गोइंग है विच इज ए बी, और वो जा रही है थ्री की तरफ, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ थ्री की तरफ। अब थ्री एक नई स्टेट है, मैंने इसको भी मार्क करना है। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ से, थ्री को मैंने मार्क कर दिया। और थ्री से जितनी बाहर जाने वाली हैं उनको मैंने हाईलाइट करना है या उनको मैंने मार्क करना है। अब थ्री से जो बाहर जा रही है, एक तो ए है, जाहिर है जो लूप होती है वो भी बाहर जाने वाली काउंट होती है, कंसिडर होती है। और एक थ्री से जो बाहर जा रही है वो बी वाली जा रही है फोर की तरफ। अब हम फोर पे पहुंच गए, अब फोर को मैंने मार्क करना है। जब मैंने फोर को मार्क कर लिया, अब फोर से जो आउट गोइंग है बाहर की तरफ जाने वाली है उनको मार्क करना है। फोर से जो बाहर जाने वाली है वो एक है ए, ठीक है, वो वापस फोर की तरफ ही आ गई, फोर को मैंने मार्क किया हुआ है। और एक आउट गोइंग है वापस बी, जो कि थ्री की तरफ जा रही है, और थ्री ऑलरेडी मार्क हो चुका है। तो जब हम यहां तक पहुंच गए, अब हम किसी नई स्टेट की तरफ नहीं जा सकते। और जितनी स्टेट्स मैंने मार्क की हैं 1 2 3 4, इसमें कहीं फाइनल स्टेट भी नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफए कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं होते होते सिक्स तक पहुंच जाती और सिक्स मेरा फाइनल स्टेट है, तो फिर मैं कह देती कि हाँ ये एफए किसी एक वर्ड को या किसी एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये सारा प्रोसेस जब मैंने फॉलो किया तो मैंने देख लिया कि यहाँ तक कोई भी जितने भी मार्क स्टेट है उनमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आई। सो दिस एफए इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी स्ट्रिंग। तो ये हमने डिसाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम थी जिसमें हमने डिसाइड करना था, देखना था कि कोई एफए किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर एफ ए गिवन हो तो ये प्रोसीजर होगा कि इनिशियल से स्टार्ट
करें, आउट गोइंग को मार्क करते जाएं, जिस जिस न्यू स्टेट पे जाएं उसको भी मार्क करते जाएं, फिर आउट गोइंग पे जाएं। ये प्रोसेस करते रहे जब तक कि आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचते। और अगर नहीं पहुंचते तो इसका मतलब है कोई भी लैंग्वेज ये जो एफए है ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और दूसरा तरीका जो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टैरिक्स हटाने हैं और प्लस हटाने हैं। तो अगर आखिर में कुछ बचता है तो ठीक है, वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं बचता तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये डिसाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन्होंने इसी एग्जाम्पल को आगे सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने 1 को मार्क किया है, ठीक है, उसके बाद 2 पे गए तो 2 को मार्क किया है। अच्छा, यहाँ से एजेस को रिमूव कर दिया इन्होंने। फिर 2 से वो आउट गोइंग 3 की तरफ जा रहे, 3 को मार्क किया है, ठीक है, 2 को रिमूव कर दिया। 3 से दो ही है हमारे पास, एक ए की तरफ और एक 4 की तरफ, 4 को मार्क किया। और आखिर से जब हम आते हैं तो ये चारों मार्क हो गई हैं, लेकिन फाइनल स्टेट तक हम नहीं पहुंचे। तो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस एफ ए एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग। तो ये जो एफ ए है ये किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जब हमने मेथड नंबर 2 अप्लाई की है। सो द फाइनल स्टेट इज नॉट मार्क्ड, फाइनल स्टेट मार्क नहीं हुई। और जब फाइनल स्टेट मार्क नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके पास था डिसाइडेबिलिटी का प्रॉब्लम। अच्छा, ये वाला हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आफ्टर डिसाइडेबिलिटी, जो हमने उस दिन भी कंटिन्यू किया था, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते थे पहले, उसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो हमने इस तरह एक तरीका निकाला कि हम एक ही ब्रैकेट, एक ही लाइन में ब्रैकेट्स लगा के उसको लिखना शुरू कर दें। ठीक है, और उसमें हमने सिमेंटिक और सिंटैटिक की बात की थी कि सिमेंटिक वो होता है जिसमें मीनिंग इन्वॉल्व होता है, सिंटैटिक वो होता है जिसमें मीनिंग इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारा काम सिंटैटिक के साथ होता है जिसमें मीनिंग इन्वॉल्व नहीं होता। यानी अगर हम लिखते हैं x = b+10 या x = b+999, हमारा इसका ताल्लुक नहीं है हमारा इससे कि ये मीनिंग इसमें है कि नहीं है। इसमें हमारा काम सिर्फ रूल्स के साथ है। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसमें हमारे पास एक टर्मिनल्स होते हैं जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनल्स होते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, और प्रोडक्शंस जो होते हैं वो रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम काफी डिटेल में क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सीएफजी के बारे में लिखा हुआ है, इसमें अल्फाबेट्स होते हैं सिग्मा, और नॉन टर्मिनल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा या किसी फाइनाइट टर्मिनल से या नॉन टर्मिनल से। ठीक है, और जो टर्मिनल्स थे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, नॉन टर्मिनल्स कैपिटल लेटर से। ठीक है, और ये आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी हमने डिस्कस की थी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो होती है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होती है। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा = a दिया हुआ है, तो एक हमारे पास एस है, एस का मतलब है स्टार्ट, हियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास है एक ए कैपिटल एस और एस गिव्स नल। तो जब हम फर्स्ट प्रोडक्शन को 6 टाइम्स अप्लाई करते हैं और प्रोडक्शन 2 को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वर्ड इस तरह आता है। जैसे स्टार्ट हमने एस से लिया, ए एस, फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, ये वाला जो एस था ये अगेन रिप्लेस हो गया था ए एस से, फिर लास्ट वाला एस रिप्लेस हो गया था ए एस से, फिर रिप्लेस हो गया, फिर रिप्लेस हो गया, और आखिर में जो एस था वो नल से रिप्लेस हो गया था। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बन गई थी जिसमें 6 टाइम्स ए आता है। ठीक है, तो ये हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी काफी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन थी, ये भी हमने देख ली थी डिटेल में, एक एक को हमने डिस्कस किया था और क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसकी तरफ मैं नहीं जा रही। हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में हमने इवन इवन लैंग्वेज भी देखी थी, इक्वल लैंग्वेज भी देखी थी, और पैलेंड्रोम्स भी देखे थे। पैलेंड्रोम वो होते हैं जिसको हम आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, रिवर्स पढ़े तो एक ही चीज आती है। ठीक है, तो ये आपको एक इवन इवन लैंग्वेज का दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया हुआ है, इक्वल लैंग्वेज का भी है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये आपको मुख्तलिफ दिए हुए हैं, मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दी थी कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे जाते हैं। ये हम सारा देख चुके हैं एग्जाम्पल्स हमारी। ट्रीज में हमने डिस्कस किया था कि ट्रीज में हमारे पास क्या होती हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, और उसको हम पार्स ट्री भी कहते हैं। जैसे आपको ये एक सीएफजी गिवन है कि एस गिव्स ए, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, और ए डिफाइन किया हुआ है AAA, B A A B और ए। ठीक है, तो BAAB कैन बी जनरेटेड बाय द अबव सीएफजी। तो अगर हमने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है BAAB, तो वो हम इस सीएफजी से जनरेट कर सकते हैं। और उसका उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हमने देखा था। ये वाली स्ट्रिंग पहले एस को रिप्लेस किया डबल ए से, ठीक है, फिर जो लेफ्ट वाला ए था उसको उसकी जगह हमने BA डाल दिया, और जो राइट वाला ए था उसकी जगह भी AB डाल दिया। फिर जो दोनों कैपिटल एस थे उसकी जगह हमने AA डाल दिए। तो अगर हम इसको, इसकी ब्रांचेस को रीड करें, ये वाला, ये AB, A A B, तो फिर ये हमारे पास
रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई जो हमसे मांगी गई थी। थस द वर्ड BAAB इज जनरेटेड। और ये जो ट्री है इसको हम सिंटेक्स ट्री भी कहते हैं, इसको हम जनरेशन ट्री भी कहते हैं, या इसको डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम होते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी CFG का ट्री बनाते हैं। सिंटेक्स ट्री, जनरेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री। तो तीनों में से कोई भी आ जाए एग्जाम में, सो यू शुड नो कि कौन से ट्री की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये कुछ और एग्जांपल्स थी ट्री की, जिसमें हमें CFG गिवन था और इसका हमने ट्री बनाना था, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने एक और अहम बात डिस्कस की थी, एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब किसी भी CFG के एक से ज्यादा ट्रीज बनते हैं, यानी हमारे पास एक से ज्यादा तरीके होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के। और यहाँ पे हमने ये एग्जांपल देखी थी कि जैसे अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 3+4 × 5। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पहले 4 × 5 किया, उसका आंसर 20 आया, और 20+3 किया, 23। और इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम 3 और 4 को पहले प्लस करें तो 7 आ जाएगा, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35। अब ये हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है जो दो मुख्तलिफ तरीकों से या दो मुख्तलिफ ट्रीज से रिप्रेजेंट हो सकती है। इसको हम एम्बिगुअस कहते हैं या एम्बिग्विटी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल थी, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। पॉलिश नोटेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस, सो आई एम स्किपिंग इट, ये हम नहीं करेंगे। और ये एम्बिगुअस CFG जो अभी मैंने आपको बताया कि द CFG सेड टू बी एम्बिगुअस, CFG एम्बिगुअस होगा इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वर्ड ऑफ इट्स लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज। जिसमें कम से कम एक ऐसा वर्ड मौजूद है उस लैंग्वेज में जिसके एक से ज्यादा प्रोडक्शन ट्रीज बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है, ये एक CFG है, S gives ASSA and A। अब इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जो कैपिटल S है स्टार्ट हियर, ये वाला रूट पे लिखा हुआ है, ठीक है। AS यहाँ पे लिखा A, और ये लिखा S। फिर सेकंड वाले S को रिप्लेस कर सकते हैं, फिर AS से इसको रिप्लेस कर दिया, फिर AS से, और फिर S को रिप्लेस कर दिया हमने A से। इसी को लिखने का एक और तरीका है, एस उसको अगर हम रिप्लेस कर दें AS से, ठीक है, फिर सेकंड वाला ले लेते हैं SA, यहाँ पे ले लिया SA, और फिर लास्ट में A है तो यहाँ पे A डाल दिया। और इसी को लिखने का एक और भी तरीका है, पहले S लिखा, फिर यहाँ पे S डाल दिया A, फिर इस S को रिप्लेस कर दिया, फिर SA से, फिर ऐसा आ गया शुरू में लेफ्ट साइड पे, और फिर आ गया A। अब जो हमने वर्ड बनाया ना AAA, ये देखें इसमें भी AAA आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है A, और इसमें भी आ रहा है AAA। अब ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसको बनाने के तीन मुख्तलिफ तरीके थे और तीन मुख्तलिफ ट्रीज से ये बन गई। तो इसका मतलब है कि ये जो CFG हमें गिवन है ये एक एम्बिगुअस CFG है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरीके से एक ही चीज बन सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको वही बात बताई गई है। अच्छा, फिर हम आगे मजीद देखते हैं एम्बिगुअस ग्रामर की एग्जांपल एक और है हमारे पास, जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग, एक और CFG गिवन है, S gives AS, S gives BS, S gives AAS, and S gives null. So it can be observed that the word AAA can be derived from more than one production tree। ये वही एग्जांपल है कि जो हमने स्ट्रिंग AAA बनानी है उसको हम एक से ज्यादा प्रोडक्शन ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो CFG है ये एम्बिगुअस है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह सवाल आता है कि फाइंड करें जी एम्बिगुअस है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसका कोई एक वर्ड लेना है, स्ट्रिंग लेना है उस लैंग्वेज का, और चेक करना है कि क्या उसके एक से ज्यादा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 3 4 बनाए, एक से ज्यादा यानी दो भी बन जाते हैं ना, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये एक एम्बिगुअस वो है, क्या कहते हैं, ट्री है, ठीक है, या एम्बिगुअस लैंग्वेज है। और अगर हमने उसकी एम्बिग्विटी को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला अगर हटा दें तो फिर वो एम्बिग्विटी नहीं रहेगी उसकी, ठीक है। और जो हमने पैलिंड्रोम को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि पैलिंड्रोम का सिर्फ एक ही यूनिक ट्री होता है, उसके एक से ज्यादा जो एम्बिगुअस ट्रीज हैं वो नहीं बन सकते। तो इसलिए याद रखिए कि पैलिंड्रोम जो है वो एक नॉन एम्बिगुअस है, ठीक है, या उसको अनएम्बिगुअस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट अनएम्बिगुअस होती हैं, जैसे कि पैलिंड्रोम, ठीक है। और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि वो एम्बिगुअस है कि नहीं है, कैसे कि उसमें आप स्ट्रिंग्स लेके बारी बारी अप्लाई करते जाएं, ठीक है।